नमस्कार। मैं हरिकिशन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा। मैकेनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हुक का नियम, प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ सीमा, पराभव बिंदु, विच्छेदन बिंदु, लचक की थकान और प्रत्यास्थ शिथिलता। हुक का नियम। हुक का नियम प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थ गुणांक, पराभव बिंदु, विच्छेदन बिंदु, ये बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन वगैरह के बारे में स्लाइड में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है हुक का नियम। 1679 में एक हुक नामक वैज्ञानिक ने प्रायोगिक आधार पर प्रतिबल और विकृति के बीच में एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। हुक का नियम क्या है? हुक का नियम ये कहता है कि अभी हम लोग सबके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग हुक का नियम करेंगे, ठीक है? हुक का नियम ये कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर अगर किसी वस्तु पर कोई भार बल आरोपित किया जाता है और उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो उस वस्तु के अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है, वो प्रतिबल उस विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति की। प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? विकृति के समानुपाती होता है। ये यंग ने 1679 में प्रायोगिक आधार पर ही बताया, ठीक है। यहाँ हम लोग कहेंगे प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिबल जस्ट ई टाइम विकृति। ई क्या है? एक नियतांक है, या प्रतिबल या विकृति इज इक्वल टू ई, जो कि एक नियतांक है। तो यंग ने कहा कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, फिर हम लोग प्रतिबल और विकृति का अनुपात निकालते हैं, ये एक नियतांक आएगा, ठीक है। और ये नियतांक है ई, ठीक है। अगर इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, ठीक है। ई ही क्या है? प्रत्यास्थ गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बाय विकृति, जो कि हमारा ई है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक के अलग अलग प्रकार होते हैं। वो प्रकार है कि विकृति हमारी कैसी है वैसे ही हमारा प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अगर विकृति कैसी है? विकृति अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है, विकृति है। अगर विकृति अनुदैर्ध्य है तो हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो हमारा होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। उसको हम लोग यंग के नाम पे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यंग ने एस्टैब्लिश किया था कि प्रतिबल बाय विकृति दैट इज कांस्टेंट,
और उसी के नाम पे हम लोग अंदर विकृति को हम लोग क्या कहेंगे, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। अगर हमारी विकृति कैसी है, अगर हमारी विकृति आयतन में है, विकृति किसमें है, आयतन में, विकृति आयतन में है, तो हमारा जो प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है वो कहलाता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और थर्ड है हमारा, अगर विकृति किसमें हो, विकृति अपरूपण विकृति हो, अपरूपण विकृति हो, ठीक है, अपरूपण विकृति होगी तो हमारा जो प्रतिबल वाली विकृति में जो नियतांक आते हैं उसमें हम लोग कहेंगे दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक। ओके, तो ये हो गया हमारा, दिस इज रिजिड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारा हो गया हुक्का नियम कि प्रत्यास्थ सीमा। अभी हम लोग अध्ययन करेंगे प्रत्यास्थ सीमा क्या है। तो पहला हो गया हमारा हुक्का नियम कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। और फिर प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। इस नियतांक को प्रत्यास्थ यंग के नाम पे हम लोग, अगर विकृति हमारे अंदर ऐड है तो हम लोग कहेंगे यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अगर हमारी विकृति आयतन में तो हम लोग इसको कहेंगे आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर हमारी अपरूपण विकृति है तो हम लोग इसको दृढ़ता गुणांक कहेंगे या रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, रिजिडिटी कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, या रिजिड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। तो ये हमारे 3-4 डेफिनेशंस होगी। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्थ सीमा क्या है, ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा क्या है, पराभव बिंदु क्या है, विच्छेद बिंदु क्या है, ये हम लोग अध्ययन करते हैं। देखो, अगर हम किसी पतले तार को खींचे, ठीक है, पतले तार को खींचे तो यंग का नियम क्या था, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति या विकृति प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे विकृति रखें और यहाँ पे प्रतिबल रखें, ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, जैसे हम किसी तार को खींचे, पतला तार है हमारे पास, ये पतला तार है, ठीक है, इस पतले तार पे हम लोग इसको यहाँ पे स्टेबल करो और इसको एक हुक में लगा के हम लोग नीचे की ओर खींचते हैं, ठीक है, नीचे की ओर बाहर बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इससे बाहर बढ़ाते जाएंगे, एक और बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, तो विकृति आएगी और प्रतिबल आएगा, वो उसके बीच में सीधी दिखा रहेगी, हम कहेंगे इनके बीच में जो संबंध होगा समानुपाती संबंध होगा। एक बिंदु ऐसा आता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे बिंदु P के लिए हम लोग उसको Q बिंदु कहेंगे, ठीक है, ओके, इसको हम लोग
क्यू बिंदु कहें, एक बिंदु क्यू ऐसा आएगा कि इसके पश्चात अगर हम लोग भार बढ़ाते जाएंगे अर्थात प्रतिबल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो ये विकृति है वो प्रतिबल की प्रोपोर्शनल नहीं रहती, ठीक है। अर्थात जितना बढ़ाएंगे उससे ज्यादा इसका वृद्धि होगी, ठीक है, ज्यादा ही वृद्धि होगी तो वो इस प्रकार से आएगी, ठीक है। पहले से सीधी रेखा में जानी चाहिए, सीधी रेखा में जाने के बजाय ये काफी तेजी से बढ़ती है, ठीक है, काफी तेजी से बढ़ने लगती है, काफी तेजी से बढ़ने लगती है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ सीमा कहेंगे, ठीक है। इस सीमा को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ सीमा, ठीक है। तो हुक का जो नियम था इस प्रत्यास्थ सीमा के भीतर ही है, क्योंकि इस प्रत्यास्थ सीमा के भीतर हमारे विकृति और प्रतिबल दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम लोग हाइपर लगाएंगे या उसके अंदर आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगा, वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल और विकृति में संबंध आएगा वो हमारा क्या होगा, समानुपातिक संबंध होता है। लेकिन इस बिंदु से जैसे बाहर जाते हैं उस समानुपातिक संबंध नहीं आता है, तो हुक का नियम ऑटोमेटिक यहाँ तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद में वैलिड नहीं आता है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदु Q को हम लोग प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। तो प्रत्यास्थ सीमा क्या हुई, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रत्यास्थ सीमा, तो प्रत्यास्थ सीमा क्या हुई, प्रत्यास्थ सीमा प्रतिबल या बाह्य बल की उस मान का वह मान है, ठीक है, ओके, वैसे बल का मान नहीं है, वो एक लिमिट है इसकी कि बाह्य बल इतना ही आरोपित किया जाए कि हमारी जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती रहे, ठीक है। वह सीमा जिसके भीतर हमारी प्रतिबल और विकृति दोनों के बीच में जो संबंध है समानुपातिक संबंध रहेंगे, उस सीमा को, उस सीमा के अपर लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। और इस सीमा के बाहर हमारा प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे इस पे और बार बढ़ाते हैं, ठीक है, और ज्यादा बार बढ़ाए इसमें, तो क्या होगा, एक ऐसी सीमा आएगी, ऐसा बिंदु P आएगा, उस बिंदु के बाद में इस पे बिना बार बढ़ाए, ठीक है, और बिना बार बढ़ाए इसकी लंबाई में वृद्धि होती रहेगी, ठीक है, इसकी लंबाई में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, ठीक है, अप्रत्याशित वृद्धि होती है, ओके, बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, ये बिंदु P पराभव बिंदु है, ठीक है। इस तार पे हमने एक बार रख दिया, इतना बार रख दिया, इसके बाद में जैसे ही हम ये बार रखेंगे इसकी लंबाई में बिना बार रखे वृद्धि होती रहेगी, रोक नहीं सकते हम लोग, क्योंकि उनके बीच में जो आंतरिक प्रतिक्रिया का बल है वो इतना लूज हो जाता है, इतना कम होता है कि वो इसको सहन नहीं कर पाता, उसमें वृद्धि होती रहती है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, पराभव बिंदु, क्या कहेंगे, पराभव बिंदु, क्या कहेंगे, पराभव बिंदु। तो पराभव बिंदु क्या है, पराभव बिंदु वह बिंदु है जिसके बाद बिना बार बढ़ाए वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। उसके बाद में एक बिंदु और आता है हमारा C बिंदु आता है, ठीक है, C बिंदु आता है। C बिंदु क्या होगा, अब हम लोग इस पे और बार बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा सा भी और बार बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये तार ब्रेक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो C बिंदु क्या होगा, इसको हम लोग विच्छेद बिंदु बोलते हैं, विच्छेद बिंदु, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विच्छेद बिंदु। तो हमारे पास क्या हो गया, हुक का नियम हो गया, प्रत्यास्थ सीमा हो गई, पराभव बिंदु हो गया, विच्छेद बिंदु हो गया। विच्छेद बिंदु पर जो हमारा प्रतिबल होता है उसको हम लोग विच्छेद प्रतिबल बोलते हैं, और जो हमारी विकृति होती है उसको विच्छेद विकृति बोलते हैं, ठीक है। इस बिंदु पर जो हमारा प्रतिबल होगा उसको हम लोग विच्छेद प्रतिबल कहेंगे, और जो हमारी विकृति होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विच्छेद विकृति कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा विच्छेद प्रतिबल और विच्छेद विकृति। अब हम लोग एक और हमारा था प्रत्यास्थ जटिलता, प्रत्यास्थ जटिलता, प्रत्यास्थ जटिलता क्या होती है, प्रत्यास्थ जटिलता
शिथिलता, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग इलास्टिक इलास्टिक हिस्टेरिसिस, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होते हैं वैसे इलास्टिक हिस्टेरिसिस होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे इस पे बाहर लगाएंगे तो तुरंत इसमें विकृति उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने बाहर लगा दिया तो तुरंत विकृति उत्पन्न नहीं होगी, तुरंत टाइम लेती है। अर्थात जो हमारी विकृति होती है वो प्रतिबल से थोड़ा पीछे चलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, हमारी विकृति प्रतिबल से पिछड़ जाती है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ शिथिलता कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इलास्टिक हिस्टेरिसिस कहेंगे, ठीक है। और एक और है जो हम लोग डेफिनेशन ही है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर हम लोग इस तार को बार बार खींचते रहे, इस तार को क्या करेंगे, बार बार खींचे तो क्या होगा, इसमें इस तार का प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, इसका प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ लचकी, लचकी थकान कहेंगे उसको, लचकी थकान, इलास्टिक। ये हमारी बहुत सारी डेफिनेशन होगी। हुक्का नियम हो गया, प्रत्यास्थ सीमा होगी, पराभव बिंदु हो गया, विच्छेद बिंदु हो गया, विच्छेद प्रतिबल, विच्छेद विकृति, प्रत्यास्थ शिथिलता। क्या होती है कि प्रतिबल लगाने पर विकृति तुरंत उत्पन्न नहीं होती, कुछ समय लेती है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकी हमारी जो विकृति पिछड़ गई है प्रतिबल से, इसको हम लोग प्रत्यास्थ शिथिलता कहेंगे। लचक की थकान क्या होती है, अगर हम लोग किसी वस्तु को बार बार उसको विकृत करें, बार बार उसको विकृत करें, ठीक है, तो वो विकृति अवस्था में रह जाएगी और कुछ समय लगे, काफी समय हो सकता है, काफी समय लगे कि वो वापस अपनी पूर्वावस्था में आए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इलास्टिसिटी थक जाती है, या कहें कि हम लोग इसका जो प्रत्यास्थ गुण समाप्त हो गया कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इसको कहेंगे लोग लचक की थकान। कई वस्तु है जैसे कांच हीरा वगैरह कि उसको हम लोग बार बार प्रेस करें तो हो सकता है वो अपनी पूर्वावस्था में ना आए और कुछ समय बाद आए, काफी समय ले, तो उसको हम लोग कहेंगे लचक की थकान। तो ये हमारा इन दिए हुए टॉपिक्स को से रिलेटेड लेक्चर्स को आपको देखने के लिए शुक्रिया।